देहरादून में सचिवालय में एक बेहद चिंताजनक प्रकरण आया है। सच्चाई क्या है आज के दिन हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से टिहरी से निर्दलीय चुनाव लड़े बॉबी पवार, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, सड़कों पर बेरोजगार युवाओं की लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का संगीन आरोप अब उन पर लगा है, उसके बाद उनकी सफाई भी आई है। लेकिन मामला यह है कि ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर में वो पहुंचते हैं, किसी मसले पर बहस होती है और फिर ये आरोप उनके स्टाफ की तरफ से भी, मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से भी लगाया जाता है कि उन्होंने वहाँ पर मिसबिहेव किया है, गाली गलौज किया है, धमकी दी हैं, बहुत सारी बातें। बॉबी पवार ने अपना पक्ष रखा है। यूपीसीएल एमडी को सेवा विस्तार का मामला है, तो एक तरफ आर मीनाक्षी सुंदरम और का भी ये पक्ष आया है कि वो किसी टेंडर को लेकर के बॉबी पवार आए थे। बहुत सारी बातें हैं, तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर प्रदेश भर में हो रही हैं। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा जी, उनका क्या व्यू है इस पूरे मसले पर, वो इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखते हैं, उनसे हम जरा सा एक छोटी सी बातचीत करते हैं। राजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप बॉबी पवार को भी जानते हैं, पिछले 4-5-7 सालों का संघर्ष उनका भी सड़क पर आपने देखा है। आप आर मीनाक्षी सुंदरम को भी जानते हैं, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, कल शाम से ही बवेला मचा हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, आपकी पहली टिप्पणी क्या है? आपको क्या दिखाई देता है? ये सारा प्रकरण जो है, इसके मूल में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है। बेशक यहाँ की ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ है। आप ये नहीं कह सकते कि अमुक अमुक जिसके साथ घटना हुई वो ब्यूरोक्रेट गड़बड़ है या नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ की अधिसंख्य ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ है, और ब्यूरोक्रेसी इसलिए गड़बड़ है कि यहाँ के पॉलिटिशियन गड़बड़ है। आखिर यहाँ के एक बड़े ख्यात राजनेता एच.एन. बहुगुणा कहते थे, हेमंतनंदन बहुगुणा, कि ब्यूरोक्रेट एक घोड़ा है, नौकरशाही घोड़ा है, और जो राजनेता है घुड़सवार है। तो जब घुड़सवार कमज़ोर होगा, गड़बड़ होगा, तो घोड़ा उसे गिरा देगा। तो यहाँ की का जो राजनीतिक सिस्टम है, चूँकि वो न केवल कमज़ोर है, बल्कि अनेक तरह से, अब मैं क्या कहूँ, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं कही दूँ उस शब्द को कि अनेक तरह से भ्रष्ट है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी उसका फ़ायदा उठाती है। अब जहाँ तक कल के प्रकरण की बात आ रही है, ये दोनों मामले हैरत अंगेज हैं। जो सेक्रेटरी की तरफ से बात आ रही है कि वो टेंडर के लिए आए थे। अब टेंडर के लिए अगर आए थे, तो टेंडर मतलब ठेकेदारी का टेंडर। तो ये ठेकेदारी यहाँ की पहाड़ की राजनीति की एक बहुत बुरी बीमारी बन चुकी है शुरू से। आप अगर गौर से देखें, ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ आपसे, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, कि मैं मैदान की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहाड़ के जितने विधायक हैं उनमें 80%, दोबारा कह रहा हूँ 80%, 79 नहीं 80, उत्तरकाशी से लेके और धारचूला तक, पूरा अस्कोट, आराकोट से अस्कोट अस्कोट तक 80% विधायक ठेकेदारी से जुड़े हैं। ठेकेदारों से पोषित तो नहीं है, खुद ठेकेदार हैं। रेत के, बजरी के, खनन के, कंस्ट्रक्शन के, उनकी जेसीबियाँ चल रही हैं। अब उनके जो चेले चांटे हैं वो भी सारे वही हैं। फिर तो क्या बॉबी पवार उसी लाइन पे आ गए हैं कि इसको मैं आपके पॉइंट को कट दूं? इस लाइन पे आने गए, बॉबी पवार भी ठेका लेना चाहिए, इस तरह का आरोप लग रहा है उन पे। इस लाइन पे उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि बॉबी पवार समेत किसी भी राजनेता को अगर यहाँ राजनीति करनी है और उसमें सफल होना है, अपना दबदबा बनाना है, तो उसे या तो खुद ठेकेदार बनना पड़ेगा या ठेकेदार पालने पड़ेंगे। और जो ठेकेदार नहीं है, मसलन अनूप नौटियाल, उसकी दुर्गति आपने देख ली। कि ठेकेदारी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से राज्य बना पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप ये ठेकेदारी बंद कीजिए, आप कोऑपरेटिव बनाइए। नहीं, हम तो सब कुछ ठेके पे रख रहे हैं ना। हाँ, तो हमको तो हर दफ्तर में ठेके पे रखना है, कर्मचारी रखना, तो ये हमारे तो एक तरह से पूरे जो सरकारी कामकाज के डीएनए में ठेकेदारी आ गई ना। तो वही असल बीमारी की जड़ है। देखिए, जब ये चिपको आंदोलन यहाँ शुरू हुआ था, जिसका संयोगवश शुरुआत के दिन से एक पार्ट मैं भी रहा, एक सिपाही मैं भी रहा, तो आज ये जो आप वन निगम देख रहे हैं, ये इसी कंसेप्ट पे बना था कि ठेकेदार आके जंगलों का अंधाधुंध कटान करते हैं।
तो उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, समझदार आदमी थे। तो उन्होंने ये वन निगम इसलिए बनाया कि ठेकेदारी प्रथा यहाँ से जंगलों से खत्म हो जाए, हो भी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश वन निगम दूसरा ठेकेदार बन गया। अब उस समय चूंकि उत्तर प्रदेश की बात थी, लेकिन अब आपका अपना राज्य बन चुका है, तो अब आप क्यों नहीं कोऑपरेटिव बना के, मसलन यहाँ सबसे बड़े 3-4 धंधे हैं, शराब का धंधा है, तो आप एक आबकारी निगम बनाइए। खनन भी तो है हमारे यहाँ, बड़ा हाँ, धंधा। तो जो शराब के आप ठेके देते हैं, वो ठेके न दे के उस आबकारी निगम के तहत जो बेरोजगार लड़के बैठे हैं, तो ये वो काम करें, खुद न पिए हुए दुकान इनको सौंप दीजिए 4-5 लड़कों को। ठीक इसी तरह खनन के लिए आप खनिज निगम बना दीजिए, सरकार खुद करे, और ये जो सारे बेरोजगार लड़के बैठे हैं ये उसमें काम करें। सड़कों के लिए आप निर्माण निगम बना दीजिए, उसमें भी कोऑपरेटिव काम करें। लेकिन निर्माण निगम बनाया, लेकिन हमारा निर्माण निगम तो पता नहीं क्या यूपी का निर्माण निगम आया पे आधी सड़कें यूपी लेता का रहा जो है। निर्माण निगम है वो वन निगम की तरह है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो दूसरा ठेकेदार है। वो ठेका लेके नीचे लेकिन सबलेट कर देता है। हमारा अभिप्राय कोऑपरेटिव से है। नहीं, लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा बवंडर मचा, बिल्कुल आपका विचार बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव हो तो रोजगार भी बढ़े और इन झंझटों से मुक्ति मिले। लेकिन सवाल ये कि दोनों पक्ष आ रहे हैं। बॉबी पवार की जो प्रतिक्रिया आई, उनका कहना है कि साहब हम तो हिसाब मांगने के लिए गए थे कि यूपी सेल का एमडी जो अनिल यादव है वो दागी है, उसके जांच हो रखी है, जांच उनके खिलाफ होनी चाहिए थी आय से अधिक संपत्ति मामले में, आपने उनको एक्सटेंशन दे दिया। भाई, अब दागी जो उधर है, से ये कहा जा रहा है कि साहब आप किसी टेंडर का दबाव डालने के लिए आए थे। बॉबी पवार के बाद भी मैं कहता हूँ चलिए उन्हीं की बात सही है, लेकिन अब पहली बात ये कि कौन दागी है कौन नहीं है, उसमें से आप तय कैसे करेंगे। जब मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूँ कि पूरे सिस्टम का अधिसंख्य हिस्सा दागी है। अब आप देखिए कि 1973 से मैं पहले दिन से जो आपसे कह रहा हूँ कि मैं भी एक्टिविस्ट हूँ, चिपको आंदोलन में रहा, फिर टिहरी बांध में उसमें शामिल रहा, जेल सही, लाठी डंडे सबसे है, लेकिन उसका कौन सा निगम बताया, वो कौन सा निगम है, वो वन निगम है, निर्माण निगम नहीं, ये जो निगम पर जिसमें कंट्रोवर्सी हुई है, ये यूपीसीएल। यूपीसीएल, तो उसका एमडी कौन है मुझे ये कल पता चल रहा है, जब वहाँ जूतम पजार हो गई। हमें क्या मतलब है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि एक एक्टिविस्ट के नाते ये मेरा कर्तव्य नहीं है। वो तो कहते हैं कि जांच कराएंगे ना, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो। अरे भाई, तो भ्रष्टाचार तो मैं आपसे करूँगा पूरे सिस्टम में है, लेकिन इसमें हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए कि वन निगम का एमडी कौन बने, ऊर्जा निगम का कौन बने, यूपीसीएल का एमडी कौन बने, पुलिस का डीजी कौन बने। ये सोशल एक्टिविस्ट का काम नहीं है। क्या है, बेरोजगारों को रोजगार देने का इससे कौन सा मसला हल हो रहा है। और ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कौन एमडी बन रहा है, कौन सीएमडी बन रहा है, ये सारी दिक्कतें आती हैं ठेके के कारण। क्योंकि अब बॉबी पवार भी मजबूर होगा कहीं ना कहीं से कि उसको अपने जो ऊपर या नीचे उसके गुरु या चेले जो होंगे। नहीं, बॉबी पवार को लेकिन लोकसभा चुनाव वोट तो अच्छे मिले, 1,68,000 वोट मिल गए, अच्छे मिले हैं। कई सीटों पे कांग्रेस को पीछे करते, विधानसभा सेगमेंट में कई सेगमेंट में बीजेपी को पीछे कर दिया। तो कामनाएं थी ना, जनता की कामनाएं हैं, लेकिन इस तरह जो उसमें प्रतिबिंब यहाँ के समाज ने देखा होगा कि जिसकी वजह से हम भी समर्थक थे उसके, हम भी समर्थक नहीं बल्कि प्रशंसक थे, हम भी उसकी दूर से पीठ थपथपाते थे। लेकिन कौन एमडी बने कौन सीएमडी बने, ये किसी एक्टिविस्ट का। तो क्या आपको लगता है बॉबी पवार गलत रास्ते पे, गलत जगह उलझ रहे हैं, ये उनका काम नहीं है? मेरे ख्याल से इस मामले में एक्सटेंशन किसको मिलेगा, डीएम कौन बिल्कुल बनेगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मैं आपसे निवेदन कर तो रहा हूँ कि एक छोटा मोटा एक्टिविस्ट मैं भी हूँ, और बॉबी पवार से तो बहुत ही पुराना हूँ, 73 से हूँ, तो हमें तो कभी मतलब ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता कि कौन एमडी बने कौन। लेकिन एक पक्ष इसका एक काउंटर में व्यू ये भी है कि भाई, तो कल को कोई भी जनप्रतिनिधि बनने के नाते अगर किसी अधिकारी के पास जाएगा, किसी चीज़ पर सवाल जवाब करेगा, तो ये काउंटर व्यू आया कि भाई साहब आरोप कल को आप किसी पे भी लगा देंगे। राजीव नयन बहुगुणा कल सचिवालय में जाएंगे, किसी सेक्रेटरी से बात करेंगे, साहब को ये चीज़ हमें बता दीजिए, अचानक पता चलेगा कि साहब इन्होंने तो हमारे साथ बदतमीजी कर दी, धक्का मुक्की कर दी, मारा पीटी करना चाह रहे थे, धमकी दे रहे थे। एक काउंटर व्यू ये भी आ रहा है जो बॉबी पवार को सही मान रहे हैं कि वो गलत नहीं कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसी भी तरह के अगर वो हिंसा कर रहे थे, अगर तो हिंसा करके आप किसी भी सरकारी सिस्टम से नहीं लड़ सकते। ये मैं आपको व्यापक उदाहरण देता हूँ। 1857 की गदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हथियारों के जरिए बड़ी हुकूमत से नहीं लड़ सके।
क्योंकि जो राज सत्ता है, स्टेट है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसके पास एक संगठित और वैधानिक हिंसा की शक्ति है। आप जूता या थप्पड़ मारेंगे, गोली चला देगा, क्या करेंगे आप? तो बिना यानी कारण पूरा के भी गांधीवादी थॉट से ही आपको लड़ना पड़ेगा, भले लड़ना समय पड़ेगा कितना ही लगे, तो। संघर्ष कितना लंबा हो। बेशक 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 इसी से विजय मिलती है। मैं उदाहरण देता हूँ कि जो लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, लेह से जो गए थे, सोनम वांगचुक, तो दिल्ली गए, वहाँ उनकी बात न मानी गई, वो वापस लौट आए, लेकिन वो असफल थोड़ी हुए। उसने जो बीज छिड़के हैं अहिंसक पद्धति से, वो बेकार नहीं होते। और वो थोड़ी भी वायलेंस करता है, वहाँ लाठियाँ चल के वो खुद भी बदनाम होते हैं। भाई मैं आपको और बड़ा उदाहरण देता हूँ, नया किसान आंदोलन में तो लाखों किसान थे, ताकतवर भी थे, पैसे से लट थे, उन पे बंदूकें हैं, उन पे करोड़ों रुपए की कारें हैं, निजी कारें, लेकिन वो भी तभी जीते जब अहिंसक पद्धति से वहाँ बैठे रहे। और मैं आपको फिर मुजफ्फरनगर का उदाहरण देता हूँ, उत्तराखंड आंदोलन का, कि मुजफ्फरनगर में हम में से किसी ने एक आध पत्थर चलाए, उन्होंने गोलियां चला दी, हम कुचले गए। और चिपको आंदोलन में, जिसमें मैं शामिल था, उसमें हमने एक तृण भी हिंसा नहीं होने दी। आंदोलन वापस लेना पड़े, आंदोलन रोकना पड़े, लेकिन ये ध्यान रखा कि कहीं कोई हिंसक एलिमेंट इसमें न घुस जाए, क्योंकि जहाँ भी वायलेंस हुई तो सरकार की जो संगठित हिंसा है वो उसे कुचल देगी। उनको सरकार को मौका मिल जाता है, मशीनरी को मौका। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, फिर बॉबी पवार को क्या कहेंगे और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या कहेंगे? लास्ट। बॉबी पवार के लिए ये एक पाथेय है, एक सबक है कि वो भविष्य में ऐसे छोटे मामलों में न उलझे। और अगर बॉबी पवार ने किसी भी तरह की हिंसा की है, वाचिक हिंसा भी, वाणी से भी हिंसा की है, किसी को गाली बक दी सामने जाकर, तो उसको पुनर्विचार करना पड़ेगा अपनी पद्धति पे। और ब्यूरोक्रेसी यहाँ की ये सोचे कि उनका जो पद है उसे, हमने नहीं, अंग्रेजों ने नाम दिया सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का मतलब जनता के नौकर, जनता के सेवक, जनता के नौकर। तो उस समय इंडियन सिविल सर्विस, क्योंकि उसके ICS भी होते थे, तो उनको सिविल सर्वेंट कहते थे, जनता के नौकर हैं। तो आप जनता के मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए, और आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको सवाल का जवाब देना है। ये ब्यूरोक्रेसी ठीक से गांठ बांध ले। निश्चित तौर पर देखिए, राजीव नयन बहुगुणा जी ने साफ तौर पर बताया कि हमारा अपनी जो आंदोलनों की भी एक आचार संहिता होती है, और जब आप गांधीयन रास्ते पे आप चलते हैं तो आपकी आचार संहिता और कड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको एक प्रचंड सत्ता के वेग से टकराना पड़ता है, और उसमें अगर आप छोटी सी भी रंच मात्र भी गलती करेंगे तो पूरे आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जो एपिसोड सचिवालय में हुआ है वो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। जब जांच होगी तो असल सच सामने आएगा, लेकिन जो राजीव नयन बहुगुणा जी ने कहा है उस पर बॉबी पवार और तमाम आंदोलनकारी ताकतों को भी विचार करना चाहिए, और जो ब्यूरोक्रेसी के लिए जो उन्होंने मैसेज दिया है उस पर हमारे सिविल सर्वेंट्स को भी विचार करना चाहिए। द न्यूज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।